हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से जेएसएससी जेई का तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जनरल इंजीनियरिंग का जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का पार्ट 2 है। पहला पार्ट में हम 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, तभी हम अगला वीडियो अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सारा वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। बस ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट 1 से लेकर 10 क्वेश्चन में बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11th नंबर क्वेश्चन में। तो 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्लीकेबल फॉर टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम में अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, क्या स्टेटमेंट होगा? तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, टोटल हीट सप्लाइड इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरा जो है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। अभी हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे ये कैसे हो रहा है। टोटल हीट सप्लाइड इज यूज टू डू द एक्सटर्नल वर्क, ये भी नहीं होगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम टोटल हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो जाके पूरा एक्सटर्नल वर्क में ही कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी सही नहीं है। टोटल हीट सप्लाइड इज यूज टू पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पार्टली टू डू द सम एक्सटर्नल वर्क। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्या बोल रहा है? टोटल हीट सप्लाइड इज रिजेक्टेड विदाउट कैरिंग आउट एनी एक्शन। तो इसका ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये थर्मोडायनामिक्स लॉ के बेसिस पे है। ये थर्मोडायनामिक्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, कैसे हम ये बना है? थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ये जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन पे मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो एनर्जी है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पहला नियम में एक इक्वेशन आता है क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी बॉडी में हीट सप्लाई करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि जो जितना हीट सप्लाई किए, किसी भी सिस्टम में अगर हम हीट सप्लाई किए तो वो जरूरी नहीं है कि वो सारा जो हीट है वो वर्क में ही कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए आप अगर गैस पे, अगर तावा पे आप अगर रोटी बनाते हैं तो अगर हम जितना, मान लीजिए आप 200 कैलोरी आप दिए हीट, 200 कैलोरी उसको एनर्जी दिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 200 ही पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए। मतलब 200 कैलोरी यूज करके ही उस तावा पे रोटी बनेगी। पहले क्या होगा कि ये जो तावा है वो 40 कैलोरी यूज कर लेगा, इसके बाद जो 160 कैलोरी बचेगा वो हीट वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हीट सप्लाइड, जो मतलब हम 200 कैलोरी हीट अगर सप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारा जो है वर्क में ही कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है 40 जो है वो इंटरनल एनर्जी ले ले। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पार्टली टू डू द सम एक्सटर्नल वर्क, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको और अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है यहाँ पे कि इज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्लू। मतलब क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल्टा यू प्लस डब्लू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी डब्लू होता है जब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो उसमें। तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या बोल दिया कि अगर आप हीट ऐड कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में तो पार्टली एनर्जी में कन्वर्ट होगा और जितना जो बचेगा उससे वर्क में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको मतलब वर्क होगा उससे। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि उष्मा का जो प्रवाह है, उष्मा का जो फ्लो है वो गर्म से ठंडा की ओर जाता है। गर्म से ठंडा की ओर जाएगा तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर गर्म चीज़ है उससे वो ठंडा की ओर जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि जो किसी भी अगर ठंडा बॉडी है, अगर उस पर गर्म बॉडी कोई रखा जाता है तो सबसे पहले वो क्या हो जाएगा? वो ठंडा बॉडी का टेम्परेचर के इक्वल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई ठंडा बॉडी गर्म बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसको जीरोथ लॉ भी बोलते हैं, इसको सिर्फ क्या बोलता है यहाँ पे, इसमें क्या बोला जाता है कि जो ये टेम्परेचर है, गर्म से ठंडा जो प्रवाह हो रहा है वो कब तक होगा? जब तक कि सारा टेम्परेचर, सारा बॉडी का दोनों तीनों जितना ही बॉडी है वो इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। तो
तो इसलिए इसका इतना ही एक्सप्लेनेशन है इसका। जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जनरल इंजीनियरिंग में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में बताएंगे सारे एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आंसर अभी ये हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ चीज़ भी हम ये भी वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द हाइपोटेन्यूजल अलाउंस पर चेन ऑफ 30 मीटर लेंथ इफ द ग्राउंड राइजेज बाई 4 मीटर इन वन चेन लेंथ इज, ठीक है। ये किससे क्वेश्चन है? ये सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, और ये जो टॉपिक है वो है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो सर्वे है। सर्वे से क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। ये सिविल के बंदे इसको तो इजीली कर पाएंगे, लेकिन वही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जब हम लोग चेन सर्वेइंग करते हैं, तो चेन जब हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो दो तरह से मेजरमेंट होता है। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एक होगा आपका यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा नंबर होगा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, हम सबसे पहले इसका चेन के बारे में देखते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 30 मीटर चेन दिया हुआ है, 30 मीटर चेन दिया हुआ है। तो दो टाइप का चेन होगा, एक होता है 30, ऐसे तो बहुत सारा टाइप का चेन होगा, लेकिन हम जो लेंथ वाइज होगा तो वो 30 मीटर चेन होता है। एक होता है 20 मीटर चेन। 30 मीटर चेन में जो ये लंबाई होगा चेन का पूरा लेंथ का वो 30 मीटर होगा, और 20 मीटर चेन में कितना होगा लंबाई? 20 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे टैली एट 5 मीटर लेंथ पे होगा, टैली 10 मीटर लेंथ पे होगा, टैली 15 मीटर लेंथ पे होगा। अलग अलग टाइप का यहाँ पे टैली जो प्रोवाइड किया जाता है, अलग अलग टाइप का लेंथ में प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो लिंक होगा वो 150 लिंक होगा। यहाँ पे लिंक जो होगा 30 मीटर। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि 30 मीटर चेन में कितना लिंक होता है। लिंक कैसे होगा? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच को डिस्टेंस को हम लोग लिंक बोलते हैं। और एक लिंक का जो लंबाई होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 30 मीटर चेन में। उसी तरह 20 मीटर चेन में जो लिंक होगा वो 100 लिंक होगा। 20 मीटर का अगर लिंक होगा तो 100 लिंक होगा। इसमें एक लिंक का लंबाई कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर होगा। तो आप निकाल सकते हैं 20 सेंटीमीटर इंटू 100 करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 2000 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर आएगा। उसी तरह 30 मीटर वाले चेन में अगर 150 लिंक है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 सेंटीमीटर आएगा। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका चेन का। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइपोटेन्यूज अलाउंस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज अलाउंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अलाउंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? देखिए ये मान लीजिए एक ग्राउंड है, यहाँ पे हमको इसका मेजर करना है लेंथ। ये ग्राउंड है, पहाड़ टाइप का, मान लीजिए इसका लेंथ मेजर करना है। तो जो एक्चुअल लेंथ होगा वो यहाँ से लेकर अगर हम इस पे करते हैं तो ये, अगर ये इस टाइप का कर्व है तो ये पूरा जो है एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये पूरा, वो जो होता है वो एग्जैक्ट लेंथ होता है। और ये जो डिस्टेंस जो बचा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अलाउंस होता है। मान लीजिए ए डैश है, ये ए है, ये आपका बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू निकालना है। ये थीटा हो जाएगा आपका। ये चेन का लेंथ हो जाएगा, वन चेन लेंथ। एक चेन लेंथ में हम लोग लेते हैं, ये भी पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी कितना हो जाएगा? वन चेन लेंथ हो जाएगा। तो अगर हम ये वाला निकाल लेते हैं ईरर, तो ये क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज अलाउंस हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है? 20 मीटर चेन के लिए फार्मूला, 20 मीटर चेन के लिए फार्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज अलाउंस का ए डैश का 100 इंटू सेक थीटा -1, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिंक्स हो जाएगा। इसका एक और फार्मूला है 50 इंटू थीटा स्क्वायर। अगर यहाँ पे थीटा जो है वो क्या चीज में है? रेडियन में है। ये भी लिंक्स हो जाएगा। ये एक फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला क्या होता है? 15 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू थीटा स्क्वायर। यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा? डिग्री में होगा। समझ रहे हैं क्या क्या फार्मूला है? पहला फार्मूला क्या हो गया आपका? 100 इंटू, देखिए पूरा अच्छे से लिख देते हैं, 100 इंटू सेक थीटा -1 हो जाएगा एक फार्मूला। पहला 20 मीटर चेन के लिए आप नोट करिए, कॉपी पे आप नोट करिए, 20 मीटर चेन के लिए क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? इसीलिए हम इसको डिटेल में थोड़ा सा बता रहे हैं। फार्मूला आप लिख लीजिए, 50 इंटू थीटा स्क्वायर लिंक्स होता है।
जैसे यूनिट होता है ना, इस फार्मूला का यूनिट लिंक्स, यहाँ पे लिंक की जगह पे 20 × 20 करेंगे तो वो सेंटीमीटर में होगा, इंटू 0.2 करेंगे तो मीटर में होगा, ये भी लिंक्स हो जाएगा। तीसरा नंबर फार्मूला क्या है, 15 डिवाइडेड बाई 1000 थीटा स्क्वायर लिंक्स होगा, ये भी एक फार्मूला हो गया। और चौथा नंबर जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 50/n² इंटू लिंक्स। जैसे स्लोप आप दिए होंगे तो स्लोप देता है ना कि 1/n होता है, अगर स्लोप अगर 1/n दिया है तो वही n का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखिए 4 टाइप का फार्मूला के हिसाब से, अगर थीटा अगर डिग्री में दिया होगा, ठीक है, तो हम लोग 15/1000 थीटा स्क्वायर लिंक यूज करेंगे, या फिर 100 × sec थीटा -1 लिंक्स यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 50 × थीटा स्क्वायर कब यूज करेंगे, जब थीटा जो है वो रेडियन में दिया हो, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए कॉपी पे, थीटा अगर रेडियन में दिया होगा तो 50 × थीटा स्क्वायर यूज करेंगे। अगर 1/n स्लोप दिया होगा तो वहाँ पे 50/n² यूज करेंगे। ये 20 मीटर चेन के लिए है, लेकिन इस क्वेश्चन में 30 मीटर चेन बोला था। 30 मीटर चेन के लिए क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, 30 मीटर चेन के लिए फार्मूला हो जाएगा 150 × sec थीटा -1, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा 75, ये फार्मूला डिराइव है, हम लिख नहीं रहे हैं, ये फार्मूला डिराइव हो चुका है ऑलरेडी, वहीं से हम लिख रहे हैं, अब यहाँ पे डिरिवेशन करने का नहीं है। ये एक फार्मूला हो गया लिंक्स, और तीसरा नंबर जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 75/n² लिंक्स। ये आप फार्मूला अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, और गारंटी देते हैं कि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, इसमें भी पूछा जाएगा। अब हमको ये क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए अभी हम फार्मूला बताएं 30 मीटर चेन के लिए, 30 मीटर लेंथ चेन के लिए अगर 1/n स्लोप दिया हुआ है, यहाँ पे 1/n स्लोप में क्या दिया हुआ है, 4 मीटर इन 1 चेन लेंथ, मतलब 4 मीटर इन 1 चेन लेंथ, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो 4 मीटर इन 1 चेन लेंथ, 1 चेन लेंथ, तो 1 चेन लेंथ कितना है यहाँ पे 30 मीटर का चेन लेंथ है, तो 30 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर में हम निकालेंगे, क्योंकि 1/n होता है स्लोप, हम हमेशा जो होता है वो 1 मीटर राइज करता है तो कितना ग्राउंड पे डिस्टेंस होगा उस पर हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मीटर राइज करता है तब हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर, 1 मीटर के लिए 30/4 करिएगा आप तो 7.5 आ जाएगा, मतलब n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7.5 आ जाएगा। फार्मूला क्या था, आपका फार्मूला जो था वो 75/n² था, मतलब 75/n² का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 7.5 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, अच्छा ठीक है, 75/n², n का वैल्यू 7.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 7.5 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, 7.5 का होल स्क्वायर इंटू लिंक्स होता है, तो लिंक्स कितना हो जाएगा, एक लिंक बराबर 20 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.26 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट बता दी, इसलिए कोई क्वेश्चन में टाइम क्या लगेगा, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है 75/n² लिंक्स, तो 75/n का वैल्यू 4 मीटर में दिया हुआ, हमको 1/n करना है, तो यहाँ पे 75/7.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.2 करेंगे तो 0.26 मीटर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल पेट्रोल इंजन वर्क्स। देखिए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें क्रिटिकल है, इसको बताने में हमको 1 घंटा लगेगा समय, अगर हम ठीक तरीके से बताएंगे इसको क्वेश्चन को, तो कम से कम इसको 1 आवर्स लगेगा, क्योंकि हर साइकिल है उसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स का समझिए कि आधा 50% नॉलेज होना चाहिए, ये साइकिल समझने के लिए। फिर भी हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में, अगर इसको समझ में आता ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट जब हम जनरल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे हम उसमें ये सारा चीज़ आपको कंसेप्ट शुरू से बताएंगे। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल पेट्रोल इंजन वर्क्स, तो पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल के लिए होता है, ऑटो साइकिल के लिए वर्क करता है पेट्रोल इंजन। अब हम यहाँ पे सबसे पहला चीज ये पढ़ेंगे कि इंजन क्या होता है। देखिए कोई भी अगर इंजन है, हर चीज में इंजन क्या है, एक तरह का मशीन है जो किसी भी एनर्जी को यूजफुल मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। एंड इंजन और ए मोटर इज ए मैकेनिकल मशीन डिजाइंड टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू यूजफुल मैकेनिकल मोशन, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंजन, ठीक है। जैसे गाड़ी में भी इंजन लगा रहता है, पंखा जो चल रहा है वो भी क्या है, एक तरह का इंजन ही है, उसमें भी वो वर्क कर रहा है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका कैसे मोटर जो उससे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट इंजन कैसे वर्क करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हीट इंजन का एक हम यहाँ पे फिगर दिखाए हैं, देखिए
ये कैसे वर्क करता है, देखिए ये आपका पिस्टन हो गया, ये क्रैंक हो गया, ये सिलेंडर हो गया। इसको हम बोल सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, इसमें फ्यूल में आप पेट्रोल भी दे सकते हैं, डीजल भी दे सकते हैं। पेट्रोल के साथ क्या आएगा आपका, पहले एयर भी इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही फ्यूल प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। ये जो कंप्रेस होगा तो एक साइकिल यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं पिस्टन, यहाँ पे अगर फ्यूल हो रहा है तो यहाँ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा तो फिर ये नीचे से एक फोर्स लगेगा और इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस आएगा तो फिर से ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। फिर से ऊपर की तरफ आके यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होता है इंजन का, इसी पे ये वर्क करता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनटेक होगा। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तीसरा स्टेप में कंबसन होगा, मतलब फ्यूल जो हम प्रोवाइड किए हैं वो जलेगा, वो वर्क करेगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में एग्जॉस्ट हो जाएगा और एक बार ये चक्का जो है वो मूव कर जाएगा। तो इसी चीज़ पे ये हीट इंजन जो है वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर पेट्रोल प्रोवाइड करेंगे तो पेट्रोल इंजन हो जाएगा, डीजल प्रोवाइड करेंगे तो डीजल इंजन हो जाएगा। देखिए पेट्रोल इंजन का भी हम बताया हुआ है यहाँ पे। अब पेट्रोल इंजन ऑल्सो नोन एज गैसोलीन इंजन इज एन इंटरनल कंबशन इंजन with a spark ignition designed to run on a petrol and similar volatile fuels। मतलब पेट्रोल का जो सिमिलर है उसी पे ये वर्क करता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है। ये आ गया। अब आते हैं हम, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे ये सिलेंडर हो गया है आपका, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। ये पिस्टन रड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये रोटेटिंग व्हील है, ये कंप्रेस्ड फ्यूल। हम यहाँ से जब जैसे ही फ्यूल प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, से ये पिस्टन जो है वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये जो व्हील है वो मूव करेगा। इसके बाद ये ऊपर जाकर एग्जॉस्ट होगा, तो ये यहाँ से ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसी पे इंजन जो है वर्क करता है। देखिए यहाँ पे इस फिगर से भी आपको सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन साइकिल। देखिए ये पूरा डिटेल में हम बताएंगे जब मैकेनिकल का हम लेंगे क्लास तब। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल इंजन साइकिल, ऑटो साइकिल जो बताया कि इसका आंसर जो है पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पर बेस्ड होता है। सबसे पहले पहला से दूसरा स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हम इनिशियली क्या देते हैं, इनटेक करते हैं, इनिशियल स्टॉक देते हैं, इनटेक करेंगे। दूसरा स्टेप में 2 से लेके 3 में अभी हम बताएं कि कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन स्टॉक होगा, वहाँ पे भी वर्क हो रहा है। फिर 3 से लेके 4 में क्या होगा, कंबसन प्रोसेस होगा, नीचे अंदर में जो है वो कंबशन होगा। फिर लेके 4 से लेके 5 स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका पावर स्ट्रोक काम करेगा, मतलब ऊपर की तरफ वो मूव करेगा। और चौथा नंबर में लास्ट जो स्टेप है उसमें हीट रिजेक्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो यही एक प्रोसेस है साइकिल का, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पहला नंबर एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। देखिए एक प्रोसेस है, मैकेनिकल टर्म्स है, इसी चीज़ में लिखा हुआ है। पहला से लेके जो दूसरा स्टेप में है उसको हम सिर्फ इनटेक दिए हैं। दूसरा से लेके जब तीसरा है, दूसरा से जो तीसरा है उसको हम लोग एडियाबेटिक कंप्रेशन बोलते हैं। एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड उसमें एंड इंस्टेटिकली इनसाइड द सिलेंडर, इंस्टोपिकली इनसाइड द सिलेंडर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर में जो होगा, दूसरा स्टेप में जो तीसरा से जो चौथा स्टेप है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम हीट एडिशन होगा इसमें, मतलब अंडर जो फ्यूल हम लोग प्रोवाइड किए हैं उसका कंबसन होगा, ठीक है। और तीसरा जो नंबर होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जो 4 से 5 में जो ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सपेंड होगा। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जैसे ही पड़ेगा इंजन पे दबेगा तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, वो एक्सपेंड होगा। इसके बाद चौथा स्टेप में एग्जॉस्ट कर जाएगा, मतलब जो उससे गैस है वो बाहर निकल जाएगा। आपने गाड़ी जब चलता होगा तो ऐसे ही होता है, इसी तरह का एक प्रोसेस होता है। तो इसी को हम लोग पेट्रोल इंजन बोलेंगे। और उसी में जो साइकिल जो काम करता है पेट्रोल इंजन में, वो ऑटो साइकिल काम करता है। ये एक तरह का डायग्राम हो गया, पीवी डायग्राम, इसी को हम लोग ऑटो साइकिल बोल देते हैं। ये क्या है, इट इज ए थर्मोडायनेमिक साइकिल विच इज यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन टू प्रोड्यूस वर्क। इस तरह से ऑटो साइकिल वर्क करता है। इसको हम डिटेल में बताएंगे लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट जब हम सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। सारा टर्म समझना पड़ेगा, अभी हम बताएंगे आपको ऊपर ऊपर से चला जाएगा, इसलिए इसको अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14th नंबर क्वेश्चन। द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर और कॉल्ड, ठीक है। तो रॉक्स पे अगर एक्सेसिव हम हीट एंड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, मतलब टेम्परेचर, अगर रॉक्स पे जो प्राइमरी रॉक्स है
जिसको कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री दोनों को हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। इस पे अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर बढ़ाते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर करते हैं, तो जो उससे रॉक का फॉर्मेशन होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। इग्नियस रॉक जो होता है और सेडिमेंट्री रॉक जो होता है, दोनों मिला के प्राइमरी रॉक्स होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं रॉक का क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक को कैसे क्लासीफाई किया गया है? तो एक होता है इग्नियस रॉक, दूसरा नंबर होता है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा नंबर हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है? ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स जो होता है, इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग ऑफ मोल्टेन मटेरियल। Igneous rocks can form beneath the earth surface from magma. These are called intrusive igneous rock। और जो अर्थ सरफेस पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव बोलते हैं। इग्नियस रॉक क्या होता है? नीचे जो अंदर है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा का जब सॉलिडिफिकेशन होता है, ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है। जैसे जैसे ये टाइम के साथ जो सॉलिडिफाई होगा, ठंडा होगा, तो क्या हो जाएगा? पत्थर का रूप लेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। अगर वो अंदर के तरफ हो रहा है, मतलब जमीन के अंदर अर्थ सरफेस के नीचे हो रहा है, बीनीथ द अर्थ सरफेस हो रहा है, तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और अगर वो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है, मतलब लावा ऊपर में आके, वो जो गर्म लावा लिक्विड जैसा है वो अगर ऊपर में आके हार्ड हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इसी को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सब जो है वो इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट, ये है ग्रेनाइट हो गया, गेब्रो हो गया, रिहोलाइट हो गया, बासाल्ट हो गया, प्यूमिस हो गया, किम्ब्राइट हो गया, ये सब रॉक्स हो गया, पेग्मेटाइट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो सारा रॉक हो गया। अब हम इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल देखते हैं। इग्नियस रॉक्स में आपका आ जाएगा बासाल्ट। एग्जांपल याद रखिएगा क्योंकि देगा, क्वेश्चन दे देता विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक्स, और 4 एग्जांपल दे देगा, एक दे देगा आपका मार्बल भी दे देगा। जबकि मार्बल जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में आ जाता है। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल आप याद रखिए, एंडेसाइट हो जाएगा, बासाल्ट हो जाएगा, डियोराइट हो जाएगा, गेब्रो हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, ओबिसिडियन हो जाएगा, पेग्मेटाइट हो जाएगा, पेरिडोटाइट हो जाएगा, प्यूमेसिस हो जाएगा, रियोलाइट हो जाएगा, स्कोरिया हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा टॉप हो जाएगा। इसमें जो मेन एग्जाम्पल है वो बासाल्ट आप याद रखिए, ठीक है, ग्रेनाइट याद रखिए, ठीक है, पेग्मेटाइट, ये सब मेन एग्जाम्पल हो गया, स्कोरिया, गेब्रो, ठीक है। ऐसा तो सब याद रखना पड़ेगा। इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है? द रॉक फॉर्म्ड बाय द लेयर ऑफ ए मटेरियल दैट हैव बीन स्क्वीज एंड हार्डेंड। मतलब जो लेयर में फॉर्मेशन होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है एक्चुअली वो इग्नियस रॉक से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और उसका जो होता है फॉर्मेशन वो लेयर में होता है, लेयर वाइज लेयर होता है। तो उस टाइप के रॉक्स को हम लोग कौन सा रॉक बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेल, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट और लाइमस्टोन। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक, चाहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक। इसमें 3 दे देगा और चौथा में आपका दे देगा ग्रेनाइट दे देगा, तो उसमें आपको ग्रेनाइट समझना होगा। तो ये रॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों की सुन लीजिए आप, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो हम भी ले रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में चर्ट आ जाएगा आपका, कॉन्ग्लोमरेट आ जाएगा, लाइमस्टोन आ जाएगा, रॉक साल्ट आ जाएगा, सेल आ जाएगा और सैंडस्टोन आ जाएगा। ये लेयर वाइज फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो अगर हम टेम्परेचर और ये दोनों रॉक पे, जो पहला रॉक हो गया आपका इग्नियस रॉक और दूसरा नंबर जो रॉक हो गया वो सेडिमेंट्री रॉक, इस दोनों पे अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर देंगे, ये दोनों पे अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं तो यहाँ पे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा? हाई टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? स्लेट हो जाएगा, क्वार्टिजाइट हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा और जेनेसिस हो जाएगा। ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहेंगे तो ले सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं हम यहाँ पे, देखिए देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में और भी एग्जाम्पल है, एक है इसका क्लासिफिकेशन क्लास्टिक होता है, केमिकल होता है, बायोलॉजिक होता है। इग्नियस रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक में फोलिएटेड रॉक्स होता है और नॉन फोलिएटेड रॉक्स होता है। ये सारा रॉक्स जब हम बिल्डिंग मटेरियल लेंगे तो उसमें हम सारा रॉक्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो इसका जो है कैंग्लोमरेट हो जाएगा, ब्रेसिया हो जाएगा, सैंड स्टोन हो जाएगा, सिल्ट स्टोन हो जाएगा, मड स्टोन हो जाएगा, सेल, ये सारा जो एग्जाम्पल है
वो सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। और इसका जो अलग अलग भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, इग्नियस रॉक्स में ये सारा एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है, फोलिएटेड रॉक में ये सारा एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। इतना जो बिल्डिंग मटेरियल में कर लेगा ना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, इतना ही समझिए काफ़ी है रॉक्स का, सिर्फ रॉक्स का, बिल्डिंग मटेरियल में रॉक्स के लिए आपको आप अलग से वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखते हैं, एग्जाम्पल सब याद रखते हैं और जितना हम चीज़ बताया इतना ही पढ़ना ही है। अगर जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं उसको अगर जनरल इंजीनियरिंग खत्म करना है तो सिर्फ इतना रॉक के बारे में पढ़ लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। लेकिन सिविल वालों के लिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिविल में अलग से भी इसका जो पेपर 2 है उसमें 100 मार्क्स का जो पूछ रहा है उन लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अगर किसी भी कॉन्क्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, ये एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो हैज नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। तो देखिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर सीमेंट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट, उसका अगर रेशियो निकालते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जनरली जो होता है वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग 0.45 से लेके 0.6 तक रखते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो का जो कंक्रीट होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा रोल इम्पेक्ट करता है। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप ये मान सकते हैं कि कंक्रीट में हम पानी बढ़ा रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा रहे हैं मतलब पानी बढ़ा रहे हैं। तो जब आप कंक्रीट का मसाला आप देखे होंगे जिसमें कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है, उसमें अगर वाटर आप ज़्यादा मिक्स कर देते हैं तो उसका स्ट्रेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये जो नहीं भी पढ़ा होगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बंदे तो वो भी बना सकते हैं इसको, तो बाकी सिविल वाले तो अच्छे तरीके से जानते होंगे इसको। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने का हमको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं IS 456 से लिए हैं, सिर्फ इस पेज को जो याद रख लेगा, इस जो यहाँ पे जो दिख रहा है इसको सिर्फ याद कर लेगा तो उसका दो क्वेश्चन समझिए कि एग्जाम में पक्का ही हो जाएगा। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए ये क्या है, देखिए एक्सपोजर है, माइल्ड एक्सपोजर हो गया, मॉडरेट एक्सपोजर हो गया, सीवर एक्सपोजर हो गया और वेरी सीवर हो जाएगा और एक्सट्रीम हो जाएगा। इस एक्सपोजर कंडीशन में, माइल्ड कंडीशन क्या होता है, जब हम लोग घर में बनाते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें कि टेम्परेचर और जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। तो जैसे आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हम लोग मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है वो 200 लेते हैं फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, जिसमें वो छड़ हम लोग नहीं डालते हैं, जिसमें सिर्फ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, जो इसका डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है उसको हम लोग प्लेन कंक्रीट बोलते हैं। और रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, ये जनरली M20 से ऊपर के कंक्रीट को, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो RCC के लिए होता है वो M20 होता है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। अकॉर्डिंग टू IS 456-9086 देखेंगे तो उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 होता है। तो इसके बाद जो 2000 में जब इसका रिवीजन हुआ तो M20 हो गया मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो RCC के लिए प्लेन कंक्रीट के लिए क्या होगा, M20 से नीचे ही होगा। M25 भी प्लेन कंक्रीट में यूज करते हैं, ठीक है, कहीं, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या छड़ यूज नहीं करते हैं। तो इसमें जो माइल्ड कंडीशन है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 200 होगा, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.60 होगा और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखिए यहाँ पे डिसाइड नहीं है, आप इसमें M10 भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम उसी तरह RCC के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा 0.55 होगा और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो M20। RCC के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया हुआ है, M20 है, क्योंकि ये IS 456-2000 है, इसीलिए यहाँ पे M15 नहीं लिखा हुआ है, M20 लिखा है। उसी तरह मॉडरेट कंडीशन के लिए 240 होगा मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.60 हो जाएगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 अब दे दिया प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, इसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, M25 हो जाएगा। उसी तरह सीवर कंडीशन में भी क्या होगा, सीवर कंडीशन में क्या होगा कि CS स्प्रे, मतलब जहाँ पे समुद्री इलाका है उस तरह के इलाका में अगर हम लोग घर वर बनाते हैं या फिर कंक्रीट का कास्टिंग करते हैं तो वो सीवर इलाका में आ जाएगा आपका। तो
यहाँ पे जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। उसी तरह से मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो। अगर ज़्यादा होता है इससे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगा वो कम हो जाता है। हमेशा जितना मैक्सिमम दिया हुआ है उससे हम लोग कम ही लेके चलते हैं तो ठीक रहता है। और उसी तरह मिनिमम ग्रेड है इसमें M20 आ जाएगा, 320 हो जाएगा मिनिमम सीमेंट कंटेंट, और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 होगा। और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, M30 हो जाएगा। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, M30 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग वेरी सीवर कंडीशन में। वेरी सीवर कंडीशन क्या है, 260 0.45 M20 हो जाएगा, इसके लिए 340 0.45 M35 हो जाएगा। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जो है अम्लीय वर्षा टाइप का हो जाता है, जहाँ पे मतलब जो कंक्रीट है वो एक्सपोज हो जाएगा, आपका एसिड के एक्सपोज में आ जाएगा, तो वहाँ पे 280 मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट ऐसे 0.45, और ये M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्लेन कंक्रीट के लिए, और RCC के लिए M40 तक हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रीम में। तो ये आप याद रखिएगा, इस कंडीशन से एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि माइल्ड कंडीशन में मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट टेकन एट द रेट ऑफ, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसमें, 10% हो जाएगा। इसका आंसर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है, एस्टिमेशन से क्वेश्चन है और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। फ्रेंड्स जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए जो भी सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा उतना ही ज़्यादा हम फास्ट वीडियो बना पाएंगे, और भी क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का कराने वाले हैं आपको, ठीक है। अभी तो 16 क्वेश्चन चल रहा है, अभी 120 क्वेश्चन इसी में है। इतना आप करते हैं ना तो जाकर हमको तो लग रहा है कि 50% आप इसी वीडियो से ही आप कर पाइएगा, ठीक है। मतलब हम जितना हो सके, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब हो पाएगा, लेकिन अभी तो इसका डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन अंडर इन्फोर्स्ड बीम, इन एन अंडर इन्फोर्स्ड बीम, क्या होता है अंडर इन्फोर्स्ड बीम, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, the depth of neutral axis is more than depth of neutral axis, maximum depth of neutral axis, the depth of neutral axis is equal to the maximum depth of neutral axis, the area of steel is more than the required maximum percentage of steel। तो देखिए अंडर reinforced बीम क्या होता है, देखिए मैक्सिमम डेप्थ, पहले तो हम न्यूट्रल एक्सिस समझते हैं क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। जो ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा, कोई भी अगर बीम है, बीम क्या होता है, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। आप छत जब बनता है, आप घरों में देखे होंगे, घरों में आप देखे होंगे कि इस तरह का बीम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक बीम हो गया, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, इस पर जो लोड लगेगा वो ट्रांसवर्स लोड लगेगा, इसको हम लोग बीम बोलेंगे, ठीक है। तो वो बीम हो जाता है, बीम का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मतलब लेंथ के अलॉन्ग, ये बीम हम लेंथ के अलॉन्ग बिल्डिंग में उठाए और यहाँ पे रख दिए, अब दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। और अगर हम क्रॉस सेक्शन का बात करें, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन अगर इसका हम देखें, तो अगर हम ये एक सेक्शन पे अगर हम काटते हैं तो काट के अब उसका अगर साइड से देखिएगा उस बीम को, ये अगर बीम है, मान लीजिए ये अगर बीम है, ये अगर बीम है, इस बीम को मतलब ये सर मान के चलिए कि हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम है, इस पे लोड लग रहा है, इसको अगर आप कट करके इसके साइड से देखिएगा तो साइड से आपको ये दिखेगा, साइड से ये मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल वाला दिखेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला हम यहाँ पे डायग्राम बना दिए। अब उस साइड से जब बीम काटिएगा तो ये विड्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीम का डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। जो CG एक्सिस होगा, CG एक्सिस से क्रॉस सेक्शन के CG एक्सिस से जो भी एक्सिस पास कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे छड़ दिखेगा, क्योंकि अगर नीचे में आप प्रोवाइड किए हैं छड़, तो आप यहाँ पे छड़ आपको काटा काटा दिखेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन आप काटे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B हो गया, D हो गया, ये जो एक्सिस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो हम इसको न्यूट्रल एक्सिस को XU से डिनोट करते हैं, इसलिए एक्सिस से डिनोट करते हैं। X तो आप ऐसे ही हम ले लिए, और U जो है ये अल्टीमेट होता है। तो अगर XU का वैल्यू, अगर XU का वैल्यू XU मैक्स के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड सेक्शन। अब ये भी हम बताएंगे बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन क्या होता है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन क्या होता है। अगर XU का वैल्यू, इस XU का वैल्यू जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस है। मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस कब होगा, जब हम जो उसका कंडीशन है न्यूट्रल एक्सिस जो निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें हर चीज़ अगर हम
मैक्सिमम ले लेते हैं, अगर उसका जो भी कंडीशन है वो अगर आइडियल ले लेते हैं, जो कोड से प्रोवाइड किया जाता है वो सारा चीज़ डाल लेते हैं, तो वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाता है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल जो उसका एक्चुअल वैल्यू होता है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर आपको पता चलेगा, वो आप पूरा डिटेल में जब आरसीसी डिजाइन पढ़िएगा ना। ये आरसीसी डिजाइन क्या है, अब इसके लिए बेसिक चीज़ आपको पढ़ना होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत बता दें ताकि ये क्वेश्चन आप कर पाए कम से कम। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एक्सयू का वैल्यू अगर एक्सयू मैक्स रहता है तो वो बैलेंस सेक्शन में आ जाएगा। एक्सयू का वैल्यू अगर लेस देन एक्सयू मैक्स होगा तो वो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन होगा, और एक्सयू का वैल्यू अगर ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स होगा तो वो ओवर रिइंफोर्स सेक्शन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अब देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो डिज़ाइन करे वो अंडर इन्फोर्स से ही करे, ओवर इन्फोर्स सेक्शन से हम लोग डिजाइन, अगर कोई भी सेक्शन अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन हो जा रहा है, अगर हम निकाल रहे हैं सब ये वैल्यू, अगर वो ओवर इन्फोर्स तो उसको हम रीडिजाइन करेंगे, बिल्डिंग को फिर से रीडिजाइन करेंगे। लेकिन हमेशा हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन लाने का कोशिश करते हैं, और बैलेंस सेक्शन लेके हम लोग डिजाइन करते हैं, लेकिन हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए ही डिजाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे ये बताएं कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा। देखिए, कोई भी आरसीसी मेंबर में एक बार कंक्रीट होगा और उसमें स्टील होगा। आरसीसी का मेंबर है तो उसमें कंक्रीट और स्टील दोनों होगा। तो जब इस आरसीसी मेंबर पे लोड अप्लाई होता है तो अगर सबसे पहले कंक्रीट फेल करता है, अगर सबसे पहले कंक्रीट फेल करता है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कंक्रीट अगर फेल होगा तो पूरा एक ही बार आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन जैसे अगर स्टील फेल करेगा तो उसके अंदर का जो स्टील होगा वो क्या हो जाएगा, फेल कर रहा है, मतलब बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर, जैसे कॉलम बना हुआ है, बीम बना हुआ है या फिर स्लैब बना हुआ है, तो वो उसमें डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। तो वो अगर डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है उस बीम मतलब स्ट्रक्चर में, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि मेरा स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। आप वहाँ से हट सकते हैं या फिर आप फिर से उसको तोड़वा के फिर से बनवा सकते हैं, जब ज़्यादा उसके अनुसार डिफॉर्मेशन जब ज़्यादा आपको दिखने लगेगा तो वो क्या हो जाता है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। अगर स्टील पहले फेल करेगा और कंक्रीट बाद में फेल करेगा तो वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन के अंतर्गत आता है। अब लोग हमेशा यही चाहते हैं कि अगर स्ट्रक्चर मेरा फेल करे तो सबसे पहले स्टील फेल करे, ताकि हमको इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। अगर पहले कंक्रीट फेल कर जाएगा तो इंडिकेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जो है स्ट्रक्चर नीचे गिर जाएगा। तो ये ओवर इन्फोर्स, अगर कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा तो वो ओवर इन्फोर्स सेक्शन में आ जाता है। अगर दोनों साइमल्टेनियसली फेल कर रहा है तो बैलेंस सेक्शन होता है। लेकिन ये होता नहीं है ऐसा, हम लोग चाहते भी नहीं है कि दोनों साइमल्टेनियसली फेल करें, क्योंकि वो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं स्टील पहले फेल करें ताकि हमको इंडिकेशन मिले, तो इसी को हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन बोलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अभी इजीली बना पाइएगा कि अंडर इन्फोर्स्ड बीम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा अंडर इन्फोर्स्ड बीम में। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, यहाँ पे ये जो है वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है और ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फेल्यूर अब कैसे होगा, इफ द क्रॉस सेक्शन इज प्रोवाइडेड विथ अमाउंट ऑफ स्टील ग्रेटर देन द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड देन द फेल्यूर इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव इलोंगेशन ऑफ स्टील फॉलोड बाय क्रॉसिंग ऑफ कंक्रीट। तो वही जो हम बताएं कि पहले स्टील और पहले कंक्रीट, उसी का एक पार्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन ब्रिज। लॉन्ग स्पैन ब्रिजेज के लिए कौन सा मिक्स यूज करते हैं। देखिए मिक्स, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो M25 ग्रेड का अगर कंक्रीट है तो उसका जो मिक्स होगा 1:1:2 होगा। अगर हम जैसे ही M20 में आते हैं तो क्या हो जाएगा 1:1.5:3 होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में अगर ब्रिक वर्क करा रहे हैं, ब्रिक का जुड़ाई करवा रहे हैं, तो उसमें इसी टाइप का रेशियो यूज होता है। M15 के लिए कितना हो जाएगा, M15 के लिए जो रेशियो होगा, अगर 15 ग्रेड का कंक्रीट है मतलब स्ट्रेंथ जो है ये 25 है। ये तीनों ब्रांच के इसमें स्टूडेंट है इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक्स बता रहे हैं इसका, क्योंकि सिविल वाला तो इसको जानते होंगे। M15 में कितना हो जाएगा 1:2:4 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम M10 का बात करें तो M10 का देखिए ये घटते जा रहा है रेशियो 1:3:6, घटते नहीं मतलब बढ़ते जा रहा है, ये नंबर बढ़ते जा रहा है लेकिन स्ट्रेंथ जो है कम होते जा रहा है। M7.5 का अगर लेते हैं हम तो 1:4:8 हो जाएगा। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा। तो हम लॉन्ग स्पैन जो आर्चेज होता है जनरली हम लोग हाई ग्रेड का ही कंक्रीट यूज करेंगे, तो उसमें 1:1:2 यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है।
ये M फॉर मिक्स होता है, 10 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अभी हम तुरंत बताएं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है, जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम में वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका जो रिलेशन होगा Q इक्वल्स टू U प्लस W हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अभी हम तुरंत बताएं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होगा कि जो उष्मा का जो प्रवाह होता है, हीट का जो फ्लो होता है वो गर्म से ठंडा की ओर जाता है, गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस काउजेज फैटिग फेल्यूर इन एनी मेटल और पार्ट और कंपोनेंट इन ए मोशन। तो फैटिग फेल्यूर कब होता है, फैटिग फेल्यूर कब होता है, जब रिपीटेड रिवर्सल लोड लगता है, मतलब एक ही पे बार बार रिपीटेड लोड लग रहा है, बार बार लोड लग रहा है, तो वो कौन सा में आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में आ जाएगा। कौन से स्ट्रेस में आ जाएगा, वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसका अभी हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 21 नंबर से। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो और अपलोड करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।